वो पिछली रात उसका पीछा कर रहा था और देखा कि वो लड़की को अपनी बाहों में लेकर होटल में गया और फिर होटल के स्टाफ के साथ बाहर निकला। अब लीजे समझ नहीं पा रहा था कि ये आदमी पकड़े जाने से बचना चाहता था या फिर खुद को सामने लाने के लिए बेचैन था। सिगरेट का कश लेते हुए लीजे ने सोचा, किसका एक्सपोज होना ज्यादा खतरनाक होगा, उस लड़की का या चेयरमैन का। मेल और हीजी बेड पर लेटे हुए बेकार की बातें कर रहे थे। अचानक लड़की ने नकली मुंह फुलाया और बोली कि ये तो अनफेयर है कि ये आदमी हर चीज में इतना स्किलफुल है। वो बोली कि लगता है उसने बहुत सी लड़कियों को डेट किया है और उसकी एक्स वाइफ तो अब भी उस पर ऑब्सेस्ड है। उसने पूछा, क्या ये इसलिए है क्योंकि वो गुड एट इट है या फिर क्योंकि वो बिग है। आदमी हल्के से मुस्कुराया। लड़की ने उसका रिएक्शन नोटिस किया और जलन से बोली कि शायद उसने अपना फर्स्ट टाइम भी ठीक से नहीं बिगाड़ा होगा। मिचेल ने स्मर्क किया और लड़की को देखते हुए सोचा कि वो कितनी नादान है। क्या सच में उसे लगता है कि वो अपनी जवानी में ऐसा था? उसने उसका कंधा पकड़ा और हल्के से कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उससे ओल्डर है। हीजी ने पूछा, क्या उम्र बढ़ने पर ऐसा होता है? आदमी ने थोड़ा इवेसिवली जवाब दिया। मिचेल को अपने और नाहू की शुरुआत याद आई। उसने कहा कि जैसे जैसे लोग ओल्ड होते हैं वो उतने स्टूपिड और नाइव नहीं रहते जितने यंग दिनों में थे। उसे याद आया जब नाहू ने पहली बार उसे किस किया था। कितने चाइल्डिश थे वो दोनों, और वो खुद उस वक्त कितना डर गया था। लड़के ने उसका चेहरा अपनी तरफ से घुमा दिया ताकि वो उसका एम्बेरेस्ड लाल चेहरा ना देख सके। उसने लड़की से कहा कि अब वो घर चली जाए। लड़की ने पूछा, तुम्हें किस पसंद नहीं आई, फिर मुझे अचानक क्यों भेज रहे हो? लड़का खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था। सांस संभालते हुए बोला, बॉडी फाइट से सौर है। नाहू ने कहा कि वो मेडिसिन दे देगी, लेकिन लड़का घबरा गया और बोला कि वो पीछे मुड़कर उसकी तरफ न देखे। आखिरकार उसने जल्दी से मुड़कर कहा कि वो पहले घर जा रहा है। लड़की उसे जाते हुए देखती रह गई, समझ नहीं पा रही थी कि कुछ कहे या नहीं। दूसरी ओर मिचेल खुद की सांसें संभालने और अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि इस लड़की ने उसमें इतना इमोशनल तूफान खड़ा कर दिया है। हीजी ने उसे बेवकूफ़ी से मुस्कुराते हुए देखा और पूछा कि वो क्या सोच रहा है। वो बोली, कहीं तुम अपनी फर्स्ट लव के बारे में तो नहीं सोच रहे? मिचेल ने सांस छोड़ी और बोला, नहीं, कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं सोच रहा। नाहू ने घर साफ करने और सारी अननेसेसरी चीज़ें फेंकने का फैसला किया। क्योंकि अब वो मिचेल के साथ नहीं रह रही थी, उसने उसकी सारी चीज़ें पैक करनी शुरू कर दी। उसने अपनी ज़्यादातर चीज़ें आसानी से हटा दी, लेकिन कुछ चीज़ें देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। फिर भी उसने एक भी आंसू नहीं बहाया, क्योंकि उसने खुद से वादा किया था कि अब वो कभी नहीं रोएगी। उसने तय किया कि अब वो इस आदमी के लिए कभी नहीं रोएगी और उनकी सारी यादों को छोड़ देगी। काम खत्म करके लड़की ने राहत की सांस ली और अपने सख्त कंधे फैलाए। उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी नए घर में मूव इन कर लिया हो। उसे याद आया कि जब कोई मूव इन करता है तो झाजांग खाना ट्रेडिशनल होता है। उसने और मिचेल ने भी मूविंग डे पर यही डिश खाई थी। नाहू मुस्कुराई इस याद पर और उसे लगा कि उसके अंदर से कोई बहुत भारी चीज़ उतर गई है। अब घर साफ और खाली था, किसी के साथ खाने वाला भी नहीं था। लेकिन उसे एहसास हुआ कि पहले उस छोटे से अपार्टमेंट में कितनी कम स्पेस थी उसके लिए। उसने सोचा कि अब वो अपने सारे पुराने अंडरवेयर भी फेंक देगी। भले ही अब वो मिचेल के साथ नहीं रहती, पर पिछले 13 साल की गरीबी अब भी उसके साथ थी। लेकिन अब वो अपने दिल की खाली जगह भरने के लिए नई अंडरवेयर खरीदेगी। उसने टेडी बियर की तरफ देखा जिस पर उसने इतनी मेहनत से दिल काढ़ा था। लड़की ने सोचा शायद अब उसके दिल में किसी और चीज़ के लिए जगह बन सकती है। फौरन उसके दिमाग में बॉम्टा का ख्याल आया और उसने सोचा कि उसे कॉल करके बोले, झाजांग साथ में खाते हैं। लड़का लीजे के साथ बैठा जेंगा खेल रहा था, टाइम पास करने के लिए। अचानक उसके फ़ोन की स्क्रीन जली और रिंगटोन कमरे में गूंज उठी। बॉम्टा ने फ़ोन उठाया और मुस्कुराया, एकदम सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ। चैप्टर 33। नाहू शॉपिंग करने गई। अपनी ज़िंदगी में पहली बार उसने तय किया कि वो अपने लिए कुछ नया खरीदेगी। इससे पहले उसे हमेशा पुराने और यूज्ड कपड़े ही दिए जाते थे, इसलिए अगर उसके पास कुछ अपना होता तो वो उसे बहुत संभाल कर रखती और उसे अपनी जूअल मानती थी। उसकी जिंदगी में अब तक जो सबसे चमकदार चीज हुई थी वो थी कांग मिचेल। लेकिन वो उसकी जिंदगी से इतनी आसानी से गुम हो गया जैसे वो कभी उसका था ही नहीं। लड़की एक कपड़ों की दुकान पर रुकी और इधर उधर देखने लगी। उसे देखते ही फ्रेंडली सेल्स वुमन ने तुरंत उसे अपने सामान दिखाने शुरू कर दिए। उसने पूछा कि वो क्या ढूंढ रही है, तो नासू ने कहा कि वो बेसिक लिंजरी देख रही है। औरत ने उसकी खूबसूरत बॉडी की तारीफ की और लड़की शर्म से लाल हो गई। सेल्स वुमन अलग अलग ब्रा निकाल कर दिखाने लगी।
आखिर में मुस्कुराते हुए उसने एक रेड लेस ब्रा निकाली और बोली, ये पहनकर तो कोई भी हस्बैंड पागल हो जाएगा। नासू शर्म से कांप गई और बस कुछ सिंपल चाहने लगी। फिर उस औरत ने उसे एक क्लासिक वाइट ब्रा दी जो नासू को पसंद आई। उसने पूछा कि नासू का कोई बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है क्या। नासू मुस्कुराकर बोली, नहीं, मैं सिंगल हूँ। ये सुनते ही सेल्स वुमन ने एक रेड लेस थॉन्ग अलग से पैक किया और बोली कि ये गिफ्ट है। इतनी यंग लड़की को सुंदर लिंजरी पहननी चाहिए। नासू, जिसने जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं पहना था, अपने शॉपिंग बैग्स को सीने से लगाकर चलने लगी। शर्मिंदा होने के बावजूद उसे गर्व था कि उसने पहली बार अपने लिए कुछ खरीदा है। फिर उसे ये जानकर अच्छा लगा कि छोटी छोटी चीज़ों पर पैसे खर्च करना भी कितना सैटिस्फाइंग होता है। उसने उस टेडी बेयर के लिए एक सुंदर पैकेज खरीदा जो वो बिया मोंटा को देने वाली थी। अपने लिए गर्म मोजे भी ले लिए। चलते हुए वो खुद से कोई गुनगुनाने लगी, खुश थी, संतुष्ट थी। लड़के के बारे में सोचते हुए अचानक उसे एक डिटेल याद आई। वो अक्सर ग्लव्स पहनता था, लेकिन वो ज्यादा वर्म नहीं लगते थे। तभी उसकी नज़र एक जोड़ी निटेड मिटन्स पर पड़ी। उसने बिना सोचे वो उसके लिए खरीद लिए। उन्हें अलग बैग में पैक करवाकर वो खुशी खुशी आगे बढ़ गई। नाहसू को बोम्बा तैया का मैसेज मिला। उसने लिखा था कि वो स्पॉट पर पहुंच चुका है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन भीड़ भाड़ वाले मार्केट में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। फिर अचानक उसने उसे देखा। लंबा, हैंडसम, वो कुछ लोकल औरतों के साथ घिरा खड़ा था। औरतें उसे देख देख कर पूछ रही थी कि क्या वो मॉडल है, और अपनी जान पहचान की लड़कियों की तारीफ करके उसे मिलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब बोम्बा तैया ने नज़र के कोने से नासू को देखा, वो मुस्कुराया और बोला कि उसके पास पहले से ही एक लवर है। जब दोनों की नज़रें मिली, नासू थोड़ी झेम गई, पिछली रात जो हुआ था उसके बाद। फिर भी वो आगे बढ़ी और मुस्कुराकर बोली, इतनी जल्दी आने के लिए थैंक यू। बॉम्बा ने उसके बैग्स लेने के लिए हाथ बढ़ाया और बोला कि उसे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी। लड़की को लगा कि अब वो पिछली रात की बात छेड़ेगा, तो उसने मन ही मन सोचना शुरू कर दिया कि वो क्या कहे और वो क्या रिएक्ट करेगा। बुमिया तैया ने पैकेट्स उसके हाथ से लिए और मुस्कुराते हुए पूछा, आज क्यों बुलाया मुझे? लड़की झेंपते हुए बोली, मुझे जाजाम्योन और स्वीट एंड सार पॉक खाना था, लेकिन अकेले नहीं खाना चाहती थी, इसलिए तुम्हें बुलाया। कुछ देर में दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और माहौल थोड़ा ऑकवर्ड था। नासू पानी पीती रही, ऑर्डर का इंतजार करते हुए सोच रही थी कि वो किसी शर्महीन आंटी जैसी लग रही है, जो खुद आगे बढ़कर किसी लड़के को बुलाती है, फिर उसे ट्रीट देती है जैसे माफ़ी मांग रही हो। जब खाना आया तो लड़की बोली, ये ज़रूर ट्राई करना, यहाँ का जाजांगम्योन सबसे टेस्टी होता है। लड़के ने पूछा, क्या तुम यहाँ अक्सर आती हो? बिना सोचे वो बोल पड़ी, हाँ, पहले मिचेल के साथ आई थी, मतलब कुछ बार खुद भी आई हूँ। और फिर तुरंत शर्मिंदा हो गई कि उसने अपने एक्स का नाम ले लिया। खाना खाते वक्त लड़की सोचने लगी कि ये कितना अजीब है कि वो उसी लड़के के सामने अपने एक्स हस्बैंड का जिक्र कर रही है, जिसे उसने भले ही नशे में किस किया था। ये गलत था। फिर उसने लड़के की तरफ देखा और हैरान हुई कि वो कितना नॉर्मल और रिलैक्स लग रहा था, जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। बियामोंटा चुपचाप खा रहा था। उसके चेहरे पर फ्रेंडली एक्सप्रेशन था, बिना कोई बात जबरदस्ती शुरू किए। लड़की ने सोचा कि शायद उसे फर्क ही नहीं पड़ता, शायद उसकी ऐसी बहुत सी लड़कियां होंगी और उसके लिए वो सब ड्रंकन मिस्टेक जैसी बातें कोई बड़ी बात नहीं होंगी। नासू ने सोचा कि अब बस रिलैक्स करे और खाना एंजॉय करे। घर के पास पहुंचकर लड़की ने लड़के को थैंक यू कहा कि उसने उसके साथ टाइम बिताया और उसे घर तक छोड़ने आया। उसने उसे ये भी थैंक यू कहा कि वो कल उसकी कॉल पर आ गया था, भले ही उसे अपने खुद के काम थे। लड़की ने सिर झुकाया और कहा कि उसे कुछ और कहना है। हिम्मत जुटाकर उसने उसकी आंखों में देखा और बोली, मैं कल जो हुआ उसके लिए सॉरी हूँ। वो बोली, मैं ड्रंक थी और मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। अचानक लड़का झुककर उसके बहुत करीब आ गया और उसकी बात काटते हुए बोला, मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। उसकी सांस अपने चेहरे पर महसूस करते लड़की सन रह गई। बॉम्बिया ने उसकी आंखों में देखा। उनके चेहरे इतने करीब थे कि उसकी नाक को छू सकती थी। गंभीर आवाज़ में उसने कहा, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे तो वो बहुत पसंद आया। फिर उसने पूछा, तुम्हें पसंद नहीं आया? लड़की लाल पड़ गई, चेहरा घुमा लिया और बोली, ऐसी बात नहीं है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और दिमाग में फिर से कुछ गंदे ख्याल चमक गए। उसका ये जवाब सुनकर बुम्या अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठा। उसे लगा कि कम से कम वो खुद से ईमानदार तो है। उसने फिर से उसका चेहरा देखने के लिए झुककर कहा,
कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा दिल अभी रेडी नहीं है मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तो तुम चाहो तो मेरे बॉडी का यूज़ कर सकती हो। और उसने फ्लर्टी स्माइल दी। उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और बोला, तुम चाहो तो अभी के लिए मेरा शरीर यूज़ कर लो। इतनी बोल्ड ऑफर सुनकर नासू का चेहरा लाल हो गया। उसने झट से गिफ्ट बैग उसके हाथ में पकड़ा दिया और पीछे मुड़कर भागी। घर की तरफ दौड़ते हुए उसने चिल्लाकर कहा, ये क्रिसमस प्रेजेंट है, घर जाकर खोलना। बियाम तैया हंस पड़ा। उसे उसकी शर्म और भागती हुई शक्ल बहुत क्यूट लगी। वो पीछे से चिल्लाया, क्या मैं तुम्हारे घर जाकर खोल लूं? जिस पर लड़की ने पलटकर कहा, घर जाओ। घर पहुंचकर लड़की दीवार से टिक गई, शर्म से जल रही थी। वो सोचने लगी कि वो कितना इनोसेंट बनने का नाटक करता है, पर असल में पूरा प्रोफेशनल निकला। वो क्या सोच रहा था जो उसके घर आने की बात कर रहा था? नासू ने अपना हाथ मुंह पर रखा और सोचने लगी कि वो अभी कितने नॉटी थॉट्स सोच रहा होगा। तनाव में भरी लड़की फिर उठी और सोचा कि उसे शावर लेना चाहिए ताकि रिलैक्स कर सके। नहाने के बाद उसने ठंड की वजह से नए अंडरवेयर पहनने का सोचा। वो लॉन्ड्री बैग ढूंढने लगी और फिर ब्राउन पेपर बैग के सामने बैठ गई। अचानक वो ठिठक गई। उसे याद आया कि शॉप असिस्टेंट ने अंडरवेयर रेड बैग में रखा था और मिटन्स ब्राउन वाले में, और अब वो ब्राउन बैग तो उसी के पास था। दूसरी ओर अपने फ्लैट में बॉम्बिया तैया ने बॉक्स से वो टेडी बेयर निकाला जिस पर दिल का एम्ब्रॉयडरी था। फिर उसने अगला गिफ्ट उठाया, एक रेड पेपर बैग, और जिज्ञासावश उसमें हाथ डाला। उसी वक्त अपनी बड़ी गलती समझते हुए नासू ने अपने फ्लैट में डर के मारे चीख मारी। चैप्टर 34। उसका असली प्लान था कि वो बॉम्बिया तैया को एक टेडी बेयर और एक जोड़ी वार्म मिटन्स देगी, लेकिन असलियत में उसने अपना अंडरवेयर वाला बैग उसे दे दिया था। लड़की ने आज तक इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं की थी। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और उसे कॉल की। नर्वस होकर अपने उंगली का सिरा काटती रही। दिमाग में यही चल रहा था कि अगर उसने अंदर देखा होगा तो अब तक कॉल कर चुका होगा। वो उम्मीद कर रही थी कि उसने अंदर नहीं देखा होगा। बियाम तैया सोफे पर गिरा पड़ा था और कॉल उठाई। उसकी आवाज़ धीमी और थोड़ी भारी थी। उसकी आवाज़ सुनते ही लड़की ने उम्मीद से पूछा, क्या तुम घर पहुंच गए? गिफ्ट खोला क्या? लड़का बोला, हाँ घर आ गया हूं, लेकिन अभी तक बैग नहीं खोला। वो राहत की सांस लेते हुए बोली कि उसने गलती से गलत बैग दे दिया था और उसे कहा कि अंदर बिल्कुल मत देखना। बियाम तैया ने अपना हाथ आंखों पर रख लिया, जैसे वो उसे देख रही हो और उसके झूठ को पकड़ लेगी। उसने गले से निगलते हुए पूछा, क्यों ना खोलूं? लड़की हकलाते हुए बोली, क्योंकि अंदर कुछ इतना डरावना है कि तुम्हें फिर से नाइटमेयर आ सकते हैं। उसने शांति से दोहराया, मत खोलना। उसे अजीब लगा कि उसकी आवाज़ भारी और सांसें ठंडी लग रही थीं, जैसे उसे सर्दी हो। फिर लड़के ने कहा कि वो बैग उसे कल सुबह लौटा देगा। दोनों ने गुड नाइट कहा। नासू ने गहरी सांस ली। आखिरकार चैन मिला। बम्बिया ने धीरे से फ़ोन हटाया, हाथ सोफे पर रख दिया। उसका चेहरा तप रहा था। कौन सोच सकता था? अब किस्मत की वजह से उसके पास सोचने के लिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग था। कमरे की आधी रोशनी में सब कुछ शांत था। सिर्फ दोनों की धीमी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लड़की की गर्दन और कंधों पर पहले से ही बॉम्बटेहा के छोड़े हुए ताज़े निशान थे। थोड़ी देर बाद वो नीचे उसकी ओर देखने लगी जैसे किसी उम्मीद में हो। उसे देखते ही लड़के की आंखों में ठंडी आग जल उठी जो तेजी से भड़कने लगी। लड़के ने धीरे से कपड़े का एक छोटा टुकड़ा अपने दांतों के बीच दबा लिया। नाहू अचानक चौंक कर उठ बैठी, जैसे किसी सपने से जागी हो और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। वो पलटकर तकिए को गले लगाकर कराह उठी। उसे लगा जैसे वो सच में अपना होश खोने लगी है। दोनों में से किसी ने भी पूरी रात एक पल के लिए भी नींद नहीं ली, लेकिन ना वो जानती थी और ना वो कि उनकी बेचैनी की वजह क्या थी। लड़की ने तय किया कि भले ही अभी सुबह जल्दी है, वो काम के लिए तैयार हो जाएगी। नहाने और कपड़े पहनने के बाद उसने बेल की आवाज़ सुनी। ब्यामा उसके दरवाजे पर खड़ा था, ठंड से बचने के लिए अपने स्वेटर के कॉलर में नाक छिपाए हुए। लड़की ने झांक कर देखा और उसे पहचान लिया। जैसा वादा किया था वो सुबह सुबह पैकेज बदलने आ गया था। लड़के ने वो लाल वाला इल फेटेड बैग उसकी तरफ बढ़ाया। इसके बदले में लड़की ने झेपते हुए दूसरा बैग दिया और बोली कि ये असली वाला गिफ्ट है। लड़की ने माफ़ी मांगी कि उसने उसे परेशान किया, मगर उसने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा कि कोई बात नहीं। वो उसे देखकर सोचने लगी कि मुस्कुराने के बावजूद वो कुछ अजीब लग रहा है। नाहू ने पूछा कि क्या वो बीमार है।
तो लड़के ने कहा कि नहीं। उसने फिर पूछा कि क्या वो थका हुआ है, तो वो हल्का मुस्कुराया और बोला, हुक्ड हूँ। वो झुककर बोला कि कल रात वो एक पल के लिए भी नहीं सो सका। लड़की शर्मा गई, नजरें झुका ली और बोली कि उसे भी ठीक से नींद नहीं आई। वो बोली, शायद ठंड की वजह से। कुछ पल के लिए माहौल थोड़ा अजीब और चुप हो गया। फिर लड़की बुदबुदाई कि उसे पैकअप करना है और काम पे निकलना है। वो जैसे ही घर की तरफ मुड़ी, किसी ने उसके कोट की बाँह हल्के से खींची। मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, अंदर जाओ और खोलो। बुआम टायहा ने काले बैग को हैरान लड़की की तरफ बढ़ाया। घर पहुंचकर नाहू ने बैग खोला और उसमें से एक खूबसूरत मुलायम जंपर निकाला। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने तुरंत उसे पहन लिया और हैरान रह गई कि वो उसे परफेक्टली फिट हो गया। लड़की सच में बच्चे की तरह उस गिफ्ट से खुश थी। वो बहुत गर्म था और साफ दिख रहा था कि सस्ता नहीं है। उसने तय किया कि जब वो उससे मिलेगी तो फिर से थैंक यू करेगी। थोड़ी देर बाद वो फूलों की दुकान में कदम रखती हुई चमकते चेहरे के साथ अपने कॉलीग को ग्रीट करती है। ठंडे मौसम के बावजूद उसके दिल में तो बस बसंत उतर आया था। हुआंगजांग ने जम्हाई ली और उसे ग्रीट करने ही वाली थी कि अचानक उसकी नई ड्रेस पर नजर पड़ी। उसने तुरंत उसकी तारीफ की और बोली कि वो बहुत अच्छी लग रही है। लड़की ने खुशी से धन्यवाद कहा और बताया कि ये गिफ्ट है। हुआंगजांग ने कहा कि वो पहले तो कहने से झिझकती थी, मगर लड़की हर दिन एक जैसे कपड़े पहनती थी तो थोड़ी शैबी लगती थी। अब वो बहुत सुंदर लग रही है। नाहू झेंप गई। गिफ्ट की खुशी अचानक जैसे खो गई। उसे सोचकर बहुत बुरा लगा कि कहीं बुआम टायहा ने उसे ये जंपर इसलिए तो नहीं दिया क्योंकि वो पुराने कपड़ों में बेढंगी लगती थी। उधर हुआंगजांग बोली जा रही थी कि उसके हस्बैंड का टेस्ट तो बहुत अच्छा है। नाहुसू ने उसे घूर कर देखा तो वो बोली, क्योंकि गिफ्ट है तो जरूर उसके हस्बैंड ने दिया होगा, या फिर वो गलत समझ रही है। नाहुसू ने सिर झुका लिया और हिचकिचाते हुए बताया कि दरअसल हाल ही में उसका तलाक हो गया है। हुआंगजांग हैरान रह गई और पूछ बैठी कि इतना अचानक क्यों हुआ और उसने पहले बताया क्यों नहीं। नाहुसू कपड़े बदलने चली गई और जाते जाते बस इतना कहा कि बस सर्कमस्टांसेस थे। वो वहीं खड़ी रह गई और शक भरी नजरों से उसे देखने लगी। उसे लगा कि ये सब कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। थोड़ी देर बाद जब दुकान खुली, उनका रेगुलर हैंडसम कस्टमर हमेशा की तरह आ पहुंचा। वो और नासू हंसते बतियाते रहे जब लड़की उसके लिए गुलाबों का गुलदस्ता तैयार कर रही थी। जैसा हमेशा होता था, जैंग जलन और हैरानी से दोनों को देख रही थी। और अजीब ये था कि लड़की खुद भी खुश होकर उससे बातें कर रही थी। बुआम टायहा सच में मुस्कुरा रहा था और लड़की से मजाक कर रहा था जब वो उसका ऑर्डर पूरा कर रही थी। बाहर से साफ दिख रहा था कि दोनों काफी करीब हैं। जब उसने धीरे से नाहुसू का हाथ छुआ, हुआंगजांग को लगा कि वो पागल हो रही है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना हैंडसम लड़का किसी उससे बड़ी उम्र की औरत को पसंद कर सकता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सच में डिवोर्स्ड है या नहीं। सब कुछ बहुत वियर्ड लग रहा था। लड़की काउंटर के पीछे से निकली और लड़के के पास जाकर उसके कोट को हल्के से खींचा। उसने लड़के से कुछ मिनट मांगे। ब्याम ताइहा ने लड़की की ओर थोड़ा तिरछी नजर से देखा। अध्याय 35। नेसुहू ने ये देखा और पलटकर बोली कि वो काम पर लौटती है और दोनों यंग लोग थोड़ी देर बात कर सकते हैं। लड़के ने उसे हैरानी और थोड़े से गिले के साथ देखा। उसे बुरा लगा कि लड़की की साथी ने बीच में दखल दिया और लड़की ने भी इतनी आसानी से उससे मुंह फेर लिया। हुजैंग ने उसे बाहर बुलाया और उसकी हैरानी के लिए लड़का चुपचाप उसके पीछे चल दिया। उसने अपने हाथ जेब में डाले और गर्व से उसकी ओर देखते हुए पूछा कि उसका और नाहू का रिश्ता क्या है। बियामताइहा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? लड़की बोली कि अगर वो जवाब नहीं देना चाहता तो ये उसका हक है। हुजैंग ने कहा कि उसे दिख रहा है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन उसे ऐसा बर्ताव बंद कर देना चाहिए क्योंकि उसे कुछ पता नहीं है। बोम्हा की नजरों में ठंडापन उतर आया। उसे अंदाजा हो गया कि लड़की किस तरफ इशारा कर रही थी। नेसुहू काम करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका ध्यान बार बार इस बात पर जा रहा था कि हुआजैंग ने अचानक ब्यामथाइहा को बात करने के लिए क्यों बुलाया। उसके दिल में हल्की सी जेलसी की आग जल उठी। उधर हुआजैंग ने हाथ सीने पर बांध लिया और व्यंग्य भरी आवाज में बोली कि उसे नहीं पता था कि उन्हीं इस तरह की औरत है। वो थोड़ा नर्वस हुई और अपनी उंगली दांतों से काटी, फिर बोली कि नाहू शादीशुदा है और उसकी उम्र और स्टेटस को देखते हुए उसका ऐसा बर्ताव ठीक नहीं है। उसने कहा कि शायद वो अपने डिवोर्स के बारे में झूठ बोल रही है, सिर्फ उस लड़के के लिए। ब्यामथाइया ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? लड़की बोली, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वरीड हूं। लड़का भौएं चढ़ाकर बोला, अचानक तुम्हें किसी अजनबी की इतनी फिक्र क्यों होने लगी? क्या ये सब तुम्हारे लिए पर्सनल है?
हुआजैंग चिढ़ गई और गुस्से में बोली कि वो किसी बूढ़ी तलाकशुदा औरत को उसका पास छिपाकर किसी जवान लड़के को फंसाते नहीं देख सकती। अचानक बियामताया झुककर उसके करीब आया और ठंडे आत्मविश्वास भरे लहजे में बोला, मुझे सब पता है। मुझे पता है कि उसका हस्बैंड था और उनके बीच सब बहुत पहले खत्म हो चुका था। मुझे सब पता था, फिर भी मैं रुका रहा। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मैंने लाइन पार की, इस उम्मीद में कि वो रिश्ता पूरी तरह टूट जाए, कुछ ऐसा पाने की चाह में जो सेल्फिश और गलत था। अपनी गलती समझकर हुआजैंग घबरा गई और पूछा, तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उसने संतुष्ट होकर हल्की मुस्कान दी और बोला कि उसके इरादे साफ नहीं हैं। वो झुककर उसके कान के पास आया, नजरों में सर्द चमक के साथ बोला, अब तुम नाहू के पास जा सकती हो और उसे बता सकती हो कि उसे मुझसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अब चिंता तुम्हें उसकी करनी चाहिए। बियामताया एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ा अपने क्रिसमस गिफ्ट को ध्यान से देख रहा था। लीजा उसे देख रहा था और सोच रहा था कि यंग मास्टर तो किसी पपी की तरह है जो अपनी मालकिन को काम पर छोड़ता है और फिर ईमानदारी से उसका इंतजार करता है ताकि उसे घर तक छोड़ सके। उसे ये थोड़ा प्यारा लगा। अचानक लड़के ने वो दस्ताना लहराया जिसमें सिर्फ 4 उंगलियों की जगह थी और मुस्कुराते हुए पूछा कि कैसा लगा मेरा गिफ्ट? बियामताया खुश था, भले वो दस्ताने उस पर थोड़े छोटे निकले। लीजा ने पूछा कि वो बार बार लड़की से गिफ्ट्स क्यों मांगता है, जबकि वो सब कुछ अफोर्ड कर सकता है और जानता है कि लड़की कितनी मुश्किल हालात में रहती है। उसने सीधे पूछा कि क्या मास्टर सच में उसके लिए सिंसियर है। इस पर लड़के ने उल्टा पूछा, तुम्हें क्या लगता है? लीजा ने ईमानदारी से कहा कि उसे नहीं लगता कि वो उसे सीरियसली ले रहा है। उसने कहा कि मास्टर बहुत केयरलेस बर्ताव करता है, जबकि वो आसानी से अपनी फीलिंग्स छिपा सकता है। इससे उसे लगता है कि बियामथा यहाँ जानबूझकर ऐसे बिहेव कर रहा है ताकि पकड़ा जाए और देख सके कि क्या वो लड़की फिर भी उसके साथ रहेगी या सब खत्म हो जाएगा। उस उम्र का लड़का अगर किसी अडल्ट डिवोर्सी से दिल लगा रहा है तो ये अनयूजुअल है, मगर इम्पॉसिबल नहीं। उसके देखे से ये साफ था कि वो लड़की ऐसी नहीं है जो गिफ्ट्स और पैसों से खरीदी जा सके। शायद इसी वजह से उसने इतने साल अपने बेकार हस्बैंड को सहा। लेकिन ये भी मुमकिन है कि अगर उसे पता चल गया कि यंग मास्टर एक अमीर खानदान से है तो वो उससे पैसे निकालने की कोशिश करे। आखिर हर इंसान में पैसों का थोड़ा स्वाद तो होता ही है। किसी भी हालत में एक ऐसे यंग मास्टर के लिए जिसे पूरी दुनिया बोरिंग और सिंपल लगती है, शायद सिर्फ वही इंसानों से थ्रिल दे सकता है जो इतनी इजीली प्यार में ना पड़े, और शायद यही उनकी रिलेशनशिप की असली एसेंस थी। बाउमताहा ने उस आदमी की बात सुनी, थोड़ा स्मग किया और बोला कि वो नेक्स्ट टाइम आंसर देगा। ली ने कुछ नहीं कहा, बस सोचा कि उसने उससे इससे कम की उम्मीद भी नहीं की थी। जब बाउमताहा घर पहुंचा तो उसने वो टेडी बेयर उठाया जो नाहुसू ने उसे दिया था और उसे अपने पास रखकर सो गया। उसे याद आया कि किस तरह कन्फ्यूजन और जेलसी से वो उसे देख रही थी जब वो अपने कलीग से बात कर रहा था। उसने टेडी बेयर को प्यार से सहलाया, जैसे वो लड़की को रीअश्योर कर रहा हो। ये सब देखकर उसका ईगो वार्म हो गया। वो पक्का उसे फीलिंग्स रखती थी। नाहुसू फिर से जाग रही थी। वो ये सोचते हुए रुक ही नहीं पा रही थी कि बाओमेहा और बांगजोंग एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे थे। हालांकि उसकी उम्र में ऐसे हल्के फीलिंग्स अनकॉमन नहीं थे। लड़की ने प्रिटेंड किया कि उसे एहसास ही नहीं कि वो सिर्फ लोनलीनेस की वजह से उसके करीब है। उसने तय किया कि जितना वो प्रिटेंड करेगी कि कुछ नहीं चल रहा, उतना ही वो उसके साथ रहेगा। और अब जबकि लड़का उन फीलिंग्स का मज़ा ले रहा था, लड़की ने सोच लिया कि अब टाइम आ गया है इस रिलेशनशिप को एंड करने का। आखिर सूनर और लेटर उन्हें मानना ही होगा कि वो एक दूसरे के लिए कम्प्लीटली अनसूटेबल है। अगले दिन बामताहा यूजुअल की तरह उसे घर तक छोड़ने आया और बोला, जल्दी अंदर चली जाओ, बाहर बहुत कोल्ड है। लेकिन अचानक लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अंदर खींचते हुए बोली कि उसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। लड़का हंसा, उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी पुशी होगी। वो मजाक में बोला कि उसने उसे इंट्रिग्ड कर दिया है, जिस पर लड़की पलटी नहीं और बोली कि उसे उसकी बात पसंद नहीं आएगी। वो दोनों उसकी डोर के पास रुके और लड़की ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि वो उसे हर्ट करने वाली है। ये सुनकर लड़का हैरान रह गया। उसने पूछा, कैसे? तो लड़की ने तुरंत कहा कि वो पहले से उसकी वर्क वाली लड़की को जानता है। जंगभा हंसा और उसका चिन पकड़कर पूछा कि क्या वो जेलस है क्योंकि वो उस लड़की से बात कर रहा था। लेकिन नाहू बोली कि अगर वो चाहे तो वो उससे इंट्रोड्यूस भी करवा सकती है। लड़के का हाथ फ्रीज हो गया। आह, ये थोड़ा हर्ट करता है। लड़के ने दर्द से उसकी ओर देखा। लड़की बोली कि वो किसी अपनी उम्र की लड़की से मिल सकता है क्योंकि उसके आसपास बहुत सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स होंगी। अचानक वो चुप हो गई क्योंकि उसने देखा कि लड़के की नज़रें सख्त हो गई।
उसने धीरे से अपनी उंगली उसके गाल पर नीचे तक खींची और उसके करीब झुक गया। उसने अपने अंगूठे से उसके नीचे वाले होंठ पर दबाव डाला, जिससे लड़की के होंठ थोड़े खुले। उसके गाल तुरंत लाल हो गए और ब्याम्हा ने उसकी सांसों को महसूस करते हुए कहा, आई एम द बास्टर्ड हु वॉन्ट्स टू बी विद अ डिवोर्स्ड आंटी। लड़की ने उसे धक्का देकर दूर किया और चिल्लाई कि किसी ओल्ड डिवोर्स को पसंद करना ठीक नहीं है। जैसू गुस्से में बोली कि जो भी उसकी परवाह करता है वो यही कहेगा कि वो पागल हो गया है। उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा कि अगर वो सेन है तो उसे अपनी उम्र की किसी सूटेबल लड़की से मिलना चाहिए। बामहा, जिसकी ब्लड अभी भी बॉइलिंग थी, ने उसका चिन उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या उसे लगता है कि वो सेन है? नाहू ने उसकी ओर देखा। उसके अंदर इतने मिक्स्ड फीलिंग्स थे कि वो खुद अपनी सैनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। उसने धीरे से कहा नो और उसके होठों की ओर बढ़ी। एक अकेला टीयर उसके गाल पर बह निकला और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लड़के ने अपने फीलिंग्स के आगे हार मान ली और दोनों हथेलियां उसके चेहरे पर रखकर उसे ऐसे किस किया जैसे वो उसके बिना सांस नहीं ले सकता था। नाहुसू ने उसका कॉलर पकड़ लिया और हर किस के बीच छोटी सांसें लेते हुए उसे कसकर पकड़ लिया। बियाम तायहा ने झुकी पलकों से उसकी ओर देखा और लड़की को और ज्यादा वॉल के पास खींच लिया। इस बार वो ड्रंक नहीं थे, लेकिन लड़की ऐसे क्लिंग कर रही थी जैसे डर हो कि वो कहीं गायब न हो जाए। ठंडी कॉरिडोर में बस उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। थोड़ी हिम्मत करते हुए नाहुसू ने अपने हाथ उसके सिर के पीछे रख दिए और लड़के के शरीर में एक लहर सी दौड़ गई। फिर अचानक लड़की कांपी और उसकी ओर देखा। बियाम तायहा ने भारी सांस लेते हुए उसकी ओर धुंधली नजरों से देखा। उसे उसकी आंखों में रिग्रेट दिखा और उसने उसके सिर के पास वॉल पर मुक्का मारा। लड़की बोले कि वो भी एक इंसान है और लड़का सही था जब उसने कहा कि वो अपने एक्स हस्बैंड को हर्ट करने के लिए किसी अफेयर में पड़ सकती है, क्योंकि उसने सच में उसे बहुत हर्ट किया था। उसके मन में वो बातें सच में आई थीं। बिल्कुल उसे ये सोचकर खुशी होती थी कि एक यंग और सक्सेसफुल लड़का जैसे बामा उसके पीछे है और वो उसके साथ खुश रह सकती है, ऐसी चीज़ें कर सकती है जो पहले नहीं कर पाई। वो अपने एक्स हस्बैंड को दिखाना चाहती थी और उसका मजाक उड़ाना चाहती थी। लड़की कांप उठी, आंसू बह निकले और उसने थक कर सिर झुका लिया। उसने गहरी सांस लेने की कोशिश की और फिर धीरे से कहा कि भले ही वो अब थोड़ी शैबी और जेडेड हो चुकी है, लेकिन वो खुद को तबाह नहीं करना चाहती, सिर्फ किसी को कुछ साबित करने के लिए। और वो कभी ऐसे अच्छे इंसान को अपने लोनलीनेस को दबाने के लिए यूज़ नहीं करना चाहती थी। जब वो छोटी थी तब उसके पास कोई नहीं था जो उसे सपोर्ट करे, इसलिए वो बामा के लिए वही इंसान बनना चाहती थी। नाहसू ने अपनी आंखें बंद कर ली, आंसुओं को बहने दिया और दर्द से मुंह फेर लिया, कहते हुए कि उसे उससे प्यार नहीं करना चाहिए। लड़के ने धीरे से कहा कि फीलिंग्स ऑफ लव ऐसी चीज़ नहीं है जिन्हें इंसान कंट्रोल कर सके। लेकिन लड़की ने बीच में ही उसे रोक दिया और थकी हुई आवाज़ में बोली कि उसे कोशिश करनी चाहिए। बॉम तेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बेचैनी से कहा कि अगर ऐसा है तो वो प्रिटेंड करे कि उसे उसके फीलिंग्स के बारे में कुछ पता नहीं। लड़की ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और वो बोला कि अब तक तो उसने ये काम बहुत अच्छे से किया है, वैसे ही रहने दो। लड़के ने उदासी से उसकी ओर देखा और सोचा कि उसे वही करना चाहिए जो उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो खुद तो हर ज़रूरी तरीका अपनाने को तैयार था। उसने अपना सिर उसके कंधे पर झुका दिया और भारी दिल से कहा कि वो उसे प्यार करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। अगर वो नहीं चाहती कि वो उसके पास रहे तो उसे प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि वो उसकी केयर करती है। उसकी सांसें लड़की की गर्दन और गाल को छू रही थीं। उसे महसूस हुआ कि लड़की की सांसें तेज चल रही थी। उसने कहा कि उसे बस इतना कहना है कि वो उससे नफरत करती है और फिर वो कभी वापस नहीं आएगा। लड़की ने थककर अपना सिर दीवार से टिका लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके शब्द ऐसे लगे जैसे उसने उसके सीने को खोलकर उसका दिल अपने हाथ में कस लिया हो। बाद में घर में अपने बिस्तर पर बैठी नाहसू ने उसे मैसेज भेजा कि वो कल उसे वर्क से पिक करने ना आए। लड़की ने खुद को बाहों में लिया और थके हुए सिर को अपने घुटनों पर रख लिया। काफी सोचने के बाद यही मैसेज उसके दिमाग में आया। वो उसे देख नहीं पा रही थी। जब उसने उसे अपने करीब आने दिया, उसी पल उसने उसे शार्पली दूर धकेल दिया, लेकिन वो ये शब्द नहीं बोल पाई कि अब कभी मत आना। वो सोचती रही कि आखिर वो ये बात क्यों नहीं कह पाई। उसे परफेक्ट मौका मिला था सब खत्म करने का, लेकिन वो नहीं कर पाई। जैसे ही वो बोलने वाली थी, उसे महसूस हुआ कि वो पहले से जानता था। अगर वो कहती कि उसे नफरत है तो वो समझ जाता कि वो झूठ बोल रही है। उसके सारे वर्ड्स झूठ लगते। बायमा के फ्लैट में सन्नाटा था। वो टेडी बेयर को पकड़कर उसका टॉय नोज दबा रहा था।
ली जे ने अनिश्चित नज़रों से यंग मास्टर की ओर देखा और सोचा कि आखिर इसका प्रॉब्लम क्या है, क्यों बुलाया और इतना टेंस माहौल क्यों बना दिया। वो चुपचाप बैठा था, ऐसे जैसे किसी का मर्डर प्लान कर रहा हो। जब वो दोनों हंसते और जेंगा खेलते थे तब सब कितना बेहतर था। वो आदमी डर गया क्योंकि यंग मास्टर और चेयरमैन के चेहरे बहुत एक जैसे लग रहे थे। अचानक बायमा ने पूछा कि क्या वो ये नहीं पूछेगा कि उसने क्यों बुलाया है। लीजे ने अजीब सी मुस्कान दी और सोचा कि वो डर के मारे नहीं पूछ रहा, लेकिन जोर से बोला कि हाँ, उसे क्यूरियोसिटी तो है। लड़के ने टेडी बेयर के दिल पर जोर से उंगली दबाई और काम होकर कहा कि वो उसे आंसर देना चाहता है। बॉडीगार्ड की उलझी हुई नज़र देखकर उसने कहा कि ये उस सवाल के बारे में है जो लीजे ने उसे रूफ पर पूछा था, उस लड़की के बारे में। फिर लड़का बोला कि जब वो बच्चा था उसने एक फिल्म देखी थी जिसमें एक सीन था। एक आदमी नशे में धुत लड़की को मोटेल में लाता है। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज़ थी। वो आदमी कुछ नहीं करता, बस पूरी रात उसके पास जागता रहता है, जैसे उसके ब्लिंक की आवाज़ भी उसे जगा देगी। तब वो सोचता था कि इतना सिंपल सीन इतना सेंटिमेंटल क्यों फिल्म किया गया था। क्यों उस आदमी की इमोशंस और उस एक रात की पेशेंस को इतना स्पेशल माना गया। बाइमा ने टेडी बेयर नीचे रखा और आदमी की आंखों में देखकर कहा कि अब उसे समझ आया कि ये इतना इजी नहीं होता। वो ध्यान से सुन रहा था और सोच रहा था कि ये आदमी तो सच में पागल है। क्या यही उसका आंसर था? उसने सोचा कि चेयरमैन पूरी तरह से पेरेंटिंग में फेल हो चुका है। उसने यंग मास्टर का जवाब सुनकर उसे धन्यवाद दिया और मुस्कुराते हुए कहा कि उसकी बातें सुनना थोड़ा फनी लगा। आखिर बी ताइहा कोई ऐसा वर्जिन लड़का नहीं है जो पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी मोटेल आया हो और उसे इतना बड़ा इशू बना रहा हो। ली जे ने लड़के की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। आदमी ने लड़के की नाइव बातें सुनकर हंसी उड़ाई, जैसे वो कोई इनएक्सपीरियंस्ड यंगस्टर हो। लेकिन जब उसने देखा कि यंग मास्टर को ये बात फनी नहीं लगी तो उसकी हंसी गायब हो गई। ब्यूमाया ने बिना कोई एक्सप्रेशन बदले बॉडीगार्ड को घूरा, जैसे वो चुपचाप पूछ रहा हो कि उसने ऐसी कौन सी फनी बात कही थी। वो आदमी गला सूखते हुए विश्वास नहीं कर पा रहा था जो उसने अभी सीखा। ये उसके दिमाग में कभी नहीं आया होता। नेसू अपने काम पर थी जब उसकी कॉलीग ने उत्साहित होकर पूछा कि वो लड़की ठीक है ना। उसने कहा कि वो पूरी दिन उसे देख रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मेंटल तौर पर कहीं और है और वो गलतियां कर रही थी जो पहले कभी नहीं करती थी। जेसू ने थोड़ा कंफ्यूज होकर जवाब दिया कि सब ठीक है, बस कुछ देर किसी और बात में सोच रही थी। दिन के अंत में उसने अपनी कॉलीग और बॉस से सलाह ली। उसने पूछा, ऐसे क्या तरीके होते हैं जिससे कोई इंसान जो तुम्हें पसंद करता है वो इंटरेस्ट खो दे। उसकी कॉलीग ने शक भरी निगाहों से उसे देखा, लेकिन अननेसेसरी सवाल पूछकर उसे ऑकवर्ड नहीं करना चाहा। हालांकि उसने कहा कि वो खुद के लिए नहीं बल्कि अपनी फ्रेंड के लिए पूछ रही है, लेकिन कमरे में मौजूद सबको पता था कि बात नाहू की ही है। लड़की ने सुझाव दिया कि नाहू उस लड़के से कहे जो उसके लिए बार बार आता है कि वो उस अनोइंग आदमी को डरा दे। उसने कहा कि वो लड़का काफ़ी स्ट्रांग दिखता है और आसानी से ये कर सकता है। जब उसने ये ऑप्शन मना कर दिया तो कॉलीग्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोले कि ऐसे केसेस में सिर्फ एक ही श्योर तरीका होता है किसी से छुटकारा पाने का। नाहू घर जाते वक्त उसी बात के बारे में सोच रही थी कि किसी आदमी को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब कैसे किया जाए। रिश्ते तोड़ने का एक पक्का तरीका है पैसे मांगना, और जितना ज्यादा उतना बेहतर। नाहू ने अपने फ़ोन की स्क्रीन देखी और सोचा कि प्यार और जवानी इमोशन से भरी होती है, लेकिन ये सब बहुत जल्दी बीत जाता है। भले ही लोग इसे लव कहें, ये 1-2 सीज़न में ख़त्म हो सकता है। कुछ पल के लिए उसे फिर से अपनी और मिचेल की जवानी याद आई और कैसे वो ख़त्म हुई थी। उसने ब्याम ताइहा को मैसेज टाइप करना शुरू किया, उससे 10,000 वॉन उधार मांगने के लिए। लेकिन अचानक उसे डर लगा कि कहीं वो लड़का अपनी यूथफुल इम्पल्सिवनेस में अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर दे पैसे जुटाने की कोशिश में। तो उसने सोचा कि उसे इतना बड़ा अमाउंट मांगना चाहिए जो किसी भी हालत में वो दे ही ना सके। फ़ोन की स्क्रीन जली और नया मैसेज आने का साउंड आया। लड़के ने फ़ोन उठाकर देखा, नाहाईसू का मैसेज था, पैसे मांगने वाला। फिर एक और मैसेज आया, लड़की ने 100 मिलियन वॉन मांगे थे। ब्याम ताइहा ने मैसेज पढ़ के हल्की मुस्कान दी। उसे समझ आ गया कि लड़की ने उससे पीछा छुड़ाने का ये तरीका चुना है और उसे ये बात मज़ेदार लगी। कई हफ्ते बीत गए, नाहूसू को ब्यामहा से कोई खबर नहीं मिली। उनकी कम्युनिकेशन जो हमेशा लड़के की तरफ से शुरू होती थी, उस आखिरी मैसेज के बाद बंद हो गई। फ़ोन अब चुप था और लड़की रोज़ अकेले घर लौटती थी, पर ना जाने क्यों उसे उदासी और बेचैनी महसूस होती थी।
नाहू को एहसास हुआ कि उसने अपनी कठोर बातों से उसे बहुत हर्ट किया, लेकिन दिल के अंदर वो चाहती थी कि वो फिर भी उसके पास आए। हर रोज वो दुकान के दरवाजे की ओर उम्मीद से देखती कि शायद वो अंदर आएगा। 2 हफ्ते में उसने खुद को समझा लिया कि शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। अपने ख्यालों में खोए रहने की वजह से वो एब्सेंट माइंडेड हो गई थी और काम में गलतियां करने लगी थी। नाराज कस्टमर्स बढ़ने लगे और उसे बार बार माफ़ी मांगनी पड़ती थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बल्कि वो अक्सर सोचती थी कि ब्याम्हा कैसा होगा, ठीक तो होगा ना? क्या उसे नाइटमेयर्स आते हैं? क्या वो सेफ है? क्या वो ग्लव्स जो उसने उसे दिए थे अब भी उसे गर्म रखते हैं? क्या वो फिर गया होगा उस जगह जहां वो उसे रात में शहर दिखाने ले गया था? उस वक्त वो अपनी इमोशंस में इतनी खोई हुई थी कि उसे एहसास नहीं हुआ कि ब्याम्हा के अंदर भी कितने इमोशंस दबे हुए थे। वो सोचने लगी उसने कितनी बार वहां जाकर वो दर्द छोड़ा होगा, सब रोशनियों को देखते हुए। सड़क पर चलते हुए उसके गले में एक लंप सा बन गया और उसे एहसास हुआ कि वो असल में उसके बारे में कुछ जानती ही नहीं थी। अचानक वो एक दुकान के सामने से गुजरी, वही दुकान जहां से उसने वो टेडी बेयर खरीदा था। जेसु रुकी और सोचने लगी कि अब तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा जो उसे उसकी याद दिलाए। उनका रिश्ता इतना छोटा था कि भूलना शब्द भी उसके लिए बहुत बड़ा लगता था। वो पास गई और डिस्प्ले केस पर हाथ रखा जहां वो टेडी बेयर रखा करता था। लड़की को याद है कि उसने उसे कैसे खरीदा था और उसके सीने पर खुद से एक दिल कैसे काढ़ा था। नाहू ने उदासी से सोचा कि एक बात वो उसे कभी बता नहीं पाई। एक मान्यता है कि अगर तुम ऐसा टेडी बेयर अपने सिरहाने रखो तो वो तुम्हारी रक्षा करता है और तुम्हें कभी नाइटमेयर्स नहीं आते। उसकी आंखों में आंसू भर आए और सीने में दर्द हुआ। उसे लगा कि काश वो उसे ये बात बता पाती। उसके साथ जो हमेशा गहराई से घायल दिखता था, वो आखिर तक एक सेल्फिश और भयानक अडल्ट बनी रही। वो शब्द जो वो कभी उससे नहीं कह पाई, अब उसके दिल को चोट दे रहे थे। एक आदमी जमीन पर मुंह के बल पड़ा था। ब्याम तायहा उसके ऊपर खड़ा था। लीजे दीवार से टिके खड़ा हुआ था और झुंझलाकर बोला कि यंग मास्टर बेवजह लोगों को परेशान क्यों कर रहा है? अगर वो ड्रंक है तो घर जाकर शांति से सो जाना चाहिए। वो आदमी सोच रहा था कि हाल ही में ब्याम तायहा बहुत टेंस रहता है और किसी से भी लड़ पड़ता है। लड़का चोटों से भरा खड़ा था और बेपरवाही से उस बेहोश आदमी को देख रहा था। अचानक उसने लीजे से पूछा कि वो कितना अच्छा फाइट करता है। बॉडीगार्ड थोड़ा टेंस होकर बोला कि उसे काफी कॉन्फिडेंस है, फिर पूछा कि क्यों पूछा गया। यंग मैन ने पागल जैसी मुस्कान दी और कहा कि उसे मारना चाहिए, वो भी किसी विजिबल जगह पर। वो आदमी कांप गया और बोला कि मास्टर ऐसी बातें ना करे, वैसे भी ये सुनना थोड़ा अजीब है किसी ऐसे आदमी से जो खुद दरवाजे जितना बिल्ट हो। ब्याम तायहा थक कर मुस्कुराया और अपने बालों में हाथ फेरा, फिर कहा कि ली आज के लिए फ्री है। आदमी ने पूछा कि क्या वो घर जा रहा है, लेकिन उसने कहा कि उसे अभी कुछ और काम करने हैं। वो आदमी हैरान रह गया, इतने हालत में वो आखिर कहाँ जा सकता था। नासुए ने फोन स्क्रीन को घूरते हुए एंग्शियस होकर मैसेज पढ़ा। लड़के ने लिखा था कि वो उसके घर के सामने खड़ा है। वो मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ बाहर आई, समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले और ये भी नहीं कि वो इतने समय बाद आखिर आया क्यों है। वो ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही न हो, हाथ पॉकेट्स में डाले और उसी नज़र से उसे देख रहा था। लड़की ने कॉन्फिडेंटली कहा कि अगर उसने वो चीज़ नहीं लाई जो उसने मांगी थी तो उसे बात करने की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वो चला जाए। फिर उसकी नज़र लड़के के चेहरे और गर्दन पर पड़ी। वहाँ अब्रेजन्स और स्क्रैचेस थे। वो थकी हुई सी उसके पास गई, उसका मास्क हटाया और देखा कि उसके होंठ और नाक पूरी तरह चोटिल थे। लड़की ने डरते हुए पूछा कि उसके साथ क्या हुआ है। नाहिसू की आंखों में आंसू आने लगे और उसने उसे डांटना शुरू किया कि वो किसी थग की तरह लड़ाई क्यों करता रहता है। वो चिल्लाई कि वो अब बच्चा नहीं है, उसे ऐसे झगड़ों से बचना चाहिए, और पूछा क्या उसे दर्द हो रहा है। बियम्हा चुपचाप उसे देखता रहा। वो सोचने लगा कि वो हमेशा उसकी कमज़ोर जगहों को छूती है और ये अजीब है या नहीं उसे खुद नहीं पता, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो खुद उसके लिए कमज़ोर और सॉफ्ट होता जा रहा है। लड़की ने गहरी सांस ली। उसे दर्द हुआ ये देखकर कि वो किस हालत में उसके पास आया है। फिर उसने कहा कि ये आखिरी बार होगा और पीछे मुड़कर बोली कि उसके साथ चले। लड़का कुछ पल के लिए वहीं जमे खड़ा रहा। वो बोली कि बस उसके जख्मों पर ऑइंटमेंट लगा देगी। थोड़ी देर बाद दोनों उसके छोटे शैबी फ्लैट के फर्श पर बैठे थे। लड़की बड़े टेंडर तरीके से उसके जख्मों की सफाई कर रही थी। जब वो खत्म हुई, उसने कहा कि अगर वो चाहता है कि उसके चेहरे पर दाग न रहे तो उसे लड़ाई बंद करनी होगी, और अगर वो अगली बार ऐसे उसके पास आया तो वो बाहर नहीं आएगी। बियम्हा ने पूरे समय एक शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप सुनता रहा और उसे गहराई से देखता रहा।
जैसे अपने अंदर कोई खामोश कॉन्वर्सेशन चल रही हो। नाहिसू उठी और बोली कि अब वो जा सकता है, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि उसने उसका हाथ हल्के से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। बियम्हा ने अपनी जीन्स की बैक पॉकेट में हाथ डाला और बिना नजर हटाए कहा कि वो चीज़ ले आया है जो उसने मांगी थी, और पूछा कि क्या वो थोड़ा और रुक सकता है। लड़की को लगा उसने कुछ गलत सुना। वो उसके सामने झुककर बैठी और पूछा कि वो कहना क्या चाहता है। उसने एक ब्राउन पेपर बैग उसकी ओर बढ़ाया। लड़की ने कांपते हाथों से वो पैकेट लिया और सोचा कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इतनी बड़ी रकम वो सिर्फ कुछ हफ्तों में कैसे ला सकता है। उसने पैकेट पलटा और उसमें से वॉर्ड्स ऑफ मनी गिरने लगे। लड़की का दिल धक से रह गया, उसका गला सूख गया और उसने बमुश्किल आवाज निकालते हुए पूछा कि उसने ये पैसे कहाँ से लाए। फिर वो चिल्लाई, तुरंत बताओ। लड़के ने बिना किसी इमोशन के जवाब दिया कि उसने पैसे मांगे थे और उसने दे दिए। नाहिसू डर के मारे उस पर झपटी और उसकी टी शर्ट पकड़ ली। वो डर और डिसबिलीव से उसे देख रही थी, सोच भी नहीं पा रही थी कि उसने इतना पैसा जुटाने के लिए क्या किया होगा। अचानक लड़के ने उसकी तरफ देखते हुए उसका हाथ पकड़ा और नीचे खींचा। उसकी टी शर्ट थोड़ा ऊपर उठ गई। उसने उसका हाथ अपने सीने तक ले जाकर वहां का निशान महसूस कराया और फिर शांत स्वर में बोला कि मैंने कुछ बेचा है और मुझे उसके अच्छे पैसे मिले हैं। नाहिसू डर के मारे जम गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। उसने उस निशान को देखा और गिल्ट से भर गई। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि उसने क्या कर डाला। उसने सिर झुका लिया और लड़के ने महसूस किया कि वो कांप रही है। फिर उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। वो जोर जोर से रोने लगी, शायद जिंदगी में कभी इतना नहीं रोई थी। फिर बियामा घबराकर जल्दी जल्दी बोला कि वो मजाक कर रहा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो सच में मान लेगी, क्योंकि वो बहुत पुराना स्कार था। जब उसने देखा कि लड़की पैनिक कर रही है और शांत नहीं हो पा रही, तो उसने धीरे से उसका गाल सहलाया और माफी मांगी। उसने माना कि वो गलत था और कहा कि वो तभी चला जाएगा जब वो खुद कहेगी, लेकिन पहले उसे काम होना होगा। उसने उससे कुछ बोलने को कहा, लेकिन उसकी आखिरी बात सुनते ही लड़की जोर जोर से रो पड़ी। अब वो हिचकियों के साथ चिल्ला रही थी, उसे पुकारते हुए, पूछते हुए कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसे हक करते हुए उसे कंफर्ट देने की ट्राई कर रहा था, और उसने जो किया था उस पर डीपली रिग्रेटिंग था, लेकिन ये रियलाइज कर रहा था कि अब कुछ भी कहना अननेसेसरी होगा। इस बीच वो सॉब करती रही और पूछती रही कि वो उसे हेजिटेट क्यों करवा रहा था, जबकि वो उसे खुद से पुश अवे करने की ट्राई कर रही थी। उसने उसे एक इर्रिस्पॉन्सिबल अडल्ट जैसा क्यों महसूस कराया। भीमटेहा ने लड़की को अपनी लैप पर बैठाया और एक स्मॉल चाइल्ड की तरह उसे क्रेडल किया। थोड़ी देर बाद उसने रोना बंद कर दिया, बस उसकी आर्म्स में धीरे से हिल रही थी। जेंटली स्ट्रोकिंग उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसने क्वाइटली पूछा कि क्या उसने रोना फिनिश कर दिया है। नाहू की आइज लाल और सूजी हुई थी और वो ऐसे टैंट्रम के बाद उसे देखने में एम्बैरेस थी। उसने कहा कि ये पहले से ही फाइन था, और फिर लड़के ने पूछा कि उन्हें उस पोजीशन में कब तक बैठना होगा। लड़की ने कन्फ्यूजन और सरप्राइज में उसकी ओर देखा और फिर उसे फाइनली अपनी थाई के खिलाफ कुछ प्रेसिंग महसूस हुआ। बेमटेह ने कहा कि वो फाइन था, लेकिन वरिड था कि शायद लड़की को अनकंफर्टेबल महसूस होगा। वो एम्बैरेस्ड हुई और पूछा, वो ऐसी सिचुएशन में इतनी एम्बैरेसिंग थिंग्स कैसे कह सकता है? क्या वो इवन द लीस्ट बिट एम्बैरेस्ड है? लड़के ने उसे केयरफुली देखा और फिर क्वाइटली कहा, क्या वो खुद नहीं देख सकती? वो दूर मुड़ गया। नाहू ने उसे देखा और देखा कि उसके चीक्स लाल थे और उसके चीकबोन से स्वेट की एक ड्रॉप नीचे लुढ़क गई। उसने उसे वाइप करने के लिए एक हैंड बढ़ाया और सडनली याद आया कि एक यंग मैन ने एक बार कहा था कि अगर वो उसे अपना हार्ट देने के लिए रेडी नहीं थी तो वो कम से कम उसके बॉडी का यूज़ कर सकती थी। उसके अंदर कुछ क्लिक्ड हुआ। उसने उसकी ओर देखा और रियलाइज़ किया कि वो उसे रेजिस्ट करते करते थक गई थी। लड़की ने लड़के की नेक के चारों ओर अपनी आर्म्स लपेटी और धीरे से खुद को उसके करीब खींच लिया। लड़का फ्रोज हो गया, उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगी। और फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसने उसके सिर से सारे थॉट्स निकाल दिए और उसे डाउट हुआ कि वो थिंकिंग स्ट्रेट था। लड़की उससे प्रेस्ड हुई और क्वाइटली उससे स्टे ओवर टुनाइट के लिए कहा। नाहू ने उसे उसके लिप के कॉर्नर पर किस किया, जस्ट जहां उसे एक वूंड था, और फिर लाइटली उसके लोअर लिप को बिट किया। वो लड़का अमेजमेंट में उसे घूरता रहा। वो जो सुना था उससे अभी भी शॉक की स्टेट में था। उसके कन्फ्यूजन को नोटिस ना करते हुए लड़की आराम से उसकी लैप पर बैठ गई।
जल्द ही बेमटेहा ने रियलाइज़ किया कि वो उससे क्या चाहती थी और अपना हैंड उसकी वेस्ट पर रखा, उसे अपनी ओर खींच लिया। वे फिर से उन फीलिंग्स के आगे झुक गए जो उन्हें ओवरवेल्म कर रही थीं। नाहू ने अपने हैंड्स उसके बॉडी पर फेरना बिगिन कर दिया, लेकिन सडनली लड़के ने उसे खुद से दूर खींच लिया और उसकी आइज़ में देखा। लड़की ज़ोर से ब्रीदिंग कर रही थी। उसकी आइज़ मिस्टी थी और उसके चीक्स जल रहे थे। उसने उसके इमोशंस को समझा, लेकिन सीरियसली कहा कि अगर उसे बाद में रिग्रेट होगा कि वो क्या करना चाहती थी, तो बेहतर होगा कि वे राइट नाउ स्टॉप कर दें। नाहिसू ने उसकी गेज में स्ट्रगल देखा और रियलाइज़ किया कि क्या हो रहा था, लेकिन उसने इस पाथ पर स्टेप रखने का डिसाइड कर लिया था और वो इससे टर्न बैक नहीं होने वाली थी। फिर उसने उसकी पाम ली और उसे वापस उसकी वेस्ट पर रख दिया। उसे कॉन्फिडेंटली देखा और उससे कहा कि अगर कुछ भी हुआ तो उसे ही रिग्रेट होगा। रूम सेमी डार्कनेस में था और केवल उनकी ब्रीदिंग की साउंड ही सुनी जा सकती थी। बायटेहा धीरे से उसकी नेक की ओर झुका और फिर डिस्कवर किया कि उसके ईयर्स बहुत सेंशुअल थे और लड़की को रियली पसंद था कि वो क्या कर रहा था। उसके पीछे हाथ पहुंचाते हुए उसने एक क्लास्प की फ्लिक से क्लास्प को डिफीट कर दिया। वो कुछ मोमेंट्स के लिए उसे घूरता रहा। उसका थ्रोट ड्राई था। उसका हार्ट एक फ्यूरियस फॉस के साथ उसकी लिप्स से टकरा रहा था। लड़की एंटिसिपेशन में उसे घूर रही थी। टाइम टू टाइम उसने खुद को सोचते पकड़ा कि वो ड्रीमिंग नहीं कर रहा था, कि उसके सामने की लड़की रियल है और वो इसका बहुत लॉन्ग टाइम से वेटिंग कर रहा था। और भले ही उसके पास बहुत एक्सपीरियंस नहीं था, वो लड़की को वो इवनिंग याद करवाना चाहता था। नाहू के लिए ये एक सरप्राइज था कि वो ऐसी इमोशंस फील कर पा रही थी। मिचेल ने कभी उसे इतना अटेंशन नहीं दिया था और सब कुछ क्विकली हो रहा था। बोम्हा को कोई हारी नहीं थी, अटेंटिव था और ऐसा लग रहा था जैसे हर मोमेंट को सेवर कर रहा हो। ये मेकिंग श्योर कर रहा था कि लड़की अपना हेड कंप्लीटली लूज कर दे। नाहू एक लड़के की आर्म्स में पीसफुली स्लीपिंग थी। डॉन एक डीप रिवर की तरह काम थी। उसका बॉडी एक प्लेजेंट और वार्म एग्जॉस्शन में एनवेलप्ड था। वो बामटेहा की वार्मथ और उसके मेजर्ड ब्रीदिंग को महसूस कर सकती थी। जब स्लीप ग्रेजुअली उसे छोड़ गई तो लड़की ने अपनी नोज सिकोड़ी और अपनी आइज खोली। उसे ये भी याद नहीं था कि वो कब फेल स्लीप हो गई थी। उसने सोचा कि उसकी बेड इस नाइट ज़्यादा कंफर्टेबल है और हाउस वार्मर है, क्योंकि वो इतना वेल स्लेप्ट थी। वो उठकर वर्क के लिए रेडी होने जाना चाहती थी, लेकिन उसने एक स्ट्रॉन्ग मेल आर्म को अपनी वेस्ट के अराउंड लिपटा हुआ महसूस किया। बामटेहा एक पास के पिलो पर लेटा हुआ था। उसका फेस सीरियन था और उसके हेयर डिशेवल्ड थे। वो एक फॉलन एंजल की तरह स्टनिंगली हैंडसम लग रहा था। नाहिसू के चीक्स लाल हो गए जब उसने खुद को उसे देखते हुए पकड़ा। वो वापस लेट गई, अपना हेड उसकी फोरआर्म पर टिका दिया और अपने रेसिंग हार्ट को काम करने की ट्राई की। पिछली इवनिंग की इवेंट्स उसके पास वापस आने लगे। उसने एक डीप ब्रेथ ली, अपनी आईज को कवरिंग किया और खुद को काम डाउन करने की ट्राई की, खुद को बताते हुए कि वो जानती थी कि वो किस में गेटिंग इनटू थी, और भले ही ये इम्पल्सिव लगा हो, लेकिन ये कितनी डैम गुड थिंग थी। वो सोच रही थी कि जब वो उठेगा तो कैसे एक्ट करे। परहैप्स इट वुड बी बेटर नॉट टू मेक सच अ बिग डील आउट ऑफ इट, क्योंकि वे दोनों अडल्ट्स थे। लड़की ने सोचा कि मॉडर्न यंग पीपल अक्सर ऐसा करते हैं जब वो बहुत ड्रिंक कर लेते हैं, और फिर याद आया कि वे दोनों कंप्लीटली सोबर थे। उसे सडनली याद आया कि उसके टिमिड और क्लमजी टचेस कैसी कॉन्फिडेंट और स्किलफुल मूवमेंट्स बन गए थे। लड़की ने मुड़कर सोए हुए लड़के की तरफ देखा और उदास होकर सोचा कि उसे और क्या उम्मीद थी, क्योंकि जाहिर है उसे पहले से काफ़ी एक्सपीरियंस था। वो थोड़ा सैड और जेलस महसूस करने लगी। उसने सोचा कि शायद उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसलिए उसे भी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद वो अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। बस लेटे रहना उसे अच्छा नहीं लग रहा था और वो उठकर कपड़े पहनना चाहती थी। नाहू ने उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने उसे बहुत कस कर पकड़ा हुआ था। वो सोचने लगी कि क्या वो सच में सो रहा है या बस मजाक कर रहा है। अचानक उसे अपने कान के पास एक हल्की मखमली सी आवाज़ सुनाई दी। ब्याम्हा ने उसे दोनों बाहों में भर लिया और पूछा, कहाँ जा रही हो? लड़की ने उसकी शरारती मुस्कान देखी और शर्म से लाल हो गई। उसके दिमाग में तुरंत कल की वो बात आ गई जब उसने उसके कान में कुछ फुसफुसाया था और उसके पूरे शरीर में गूज़बम्स आ गए। वो मुड़ी, अपने बाल कान के पीछे करके बोली कि उसे उसके कान में ऐसे विस्पर नहीं करना चाहिए। लड़का मुस्कुराया और उसे और कसकर गले लगा लिया। पूछा क्यों, जबकि उसे उसकी रिएक्शन साफ दिख रही थी। वो बस उसे टीज कर रहा था। नाहू बोली कि उसकी फुसफुसाहट से उसके शरीर में झंझनाहट होती है। उसने फिर से उसकी बाहों से निकलने की कोशिश की और कहा कि उसे काम पर जाना है। थिया ने शांति से कहा कि मत जाओ, मेरे जख्म अभी भी दर्द कर रहे हैं। लड़की झटके से उठी और बोली गुस्से में, ऐसा आदमी जो अभी थोड़ी देर पहले इतना सब कुछ कर चुका है, वो अब दर्द की शिकायत कैसे कर सकता है? लड़का हंस पड़ा।
आखिर में लड़की ने अपनी शिफ्ट छोड़ने के लिए हाँ कर दी। बियाम्हा ने वादा किया कि वो अपने किसी भरोसेमंद दोस्त से उसकी जगह काम करवा देगा। हालांकि लड़की ने मान लिया, लेकिन वो अंदर से परेशान थी। जब से वो उससे मिली थी, वो कुछ ज्यादा ही रेकलेस चीजें करने लगी थी। पहले इम्पल्सिव खरीदारी और अब काम छोड़ना। बाहम ने उसकी ओर प्यार भरी नज़र से देखा और उसे धीरे से बाहों में भर लिया, उस नज़दीकी पल को महसूस करते हुए। लड़की ने सोचा कि उसकी पसंद बहुत अजीब है और वो खुद भी कभी कभी बहुत अजीब बर्ताव करता है। फिर उसकी नज़र उसके सीने पर बने निशान पर गई और फिर उसने देखा कि उसके शरीर पर छोटे छोटे कई स्कार्स हैं। नाहू ने धीरे से अपनी उंगली उनके ऊपर फेरी, जैसे उसे डर हो कि कहीं उसे दर्द ना हो, और उत्सुकता से पूछा कि उसके शरीर पर इतने निशान क्यों हैं। लड़के ने उसे ध्यान से देखा और अपने बचपन की यादों में खो गया। उसने कहा कि बचपन में वो बहुत बीमार रहता था, बहुत कमज़ोर और लाचार। उसने बोला कि जब वो हॉस्पिटल में था तो हमेशा बाहर घूमने की परमिशन मांगता रहता था, पर वो बहुत पुरानी बात है, अब तो उसे मुश्किल से याद है। वो मुस्कुराया और बोला कि अब तुम यकीन भी नहीं करोगे, क्योंकि मैं अब काफ़ी हेल्दी दिखता हूँ। लड़की ने उसके सीने के बीच वाले बड़े निशान को धीरे से छूते हुए कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने अपना सिल उसके सीने पर रख दिया और बोली, तुमने शायद बहुत दर्द झेला होगा। बाउब ताइहा ने उसे धीरे से सहलाया। लड़की ने सोचा कि उसने कितने आंसू बहाए होंगे इतने छोटे में इतना दर्द सहते हुए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो कभी रोया होगा। फिर उसने सख्ती से कहा, अगर तुम्हें पता है दर्द कैसा होता है तो अब लड़ाई मत करना, वरना मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। लड़का मुस्कुरा दिया। वो सोचने लगा कि पहले वो कहती थी कि उसे दूसरी लड़कियों से मिलना चाहिए और अब कह रही है कि अगर उसने फिर लड़ाई की तो वो नहीं मिलेगी। दोनों ऐसे झगड़ने लगे जैसे छोटे बच्चे। बाउम ताइहा ने कहा, ठीक है, अब नहीं करूंगा, बस तुम नाराज मत होना। अचानक लड़की का पेट भूख से गुड़गुड़ाया और वो शर्म से लाल पड़ गई। लड़के ने पूछा, भूख लगी है क्या? पर लड़की ने झूठ बोल दिया कि नहीं। उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब लड़का तुरंत उठ गया और बोला, रुको, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। नाहू ने उसे किचन की तरफ जाते हुए देखा, थोड़ा कंफ्यूज थी। उसने उसे रोकने की कोशिश की, कहते हुए कि तुम गेस्ट हो, पर उसने कहा कि डोंट वरी, आई एम गुड एट कुकिंग। अपनी हालत भूलकर वो उठी और उसके पीछे भागने लगी, लेकिन फिर उसे याद आया और उसने जल्दी से ब्लैंकेट अपने ऊपर खींच लिया। बाम ताइहा दरवाजे पर खड़ा मुस्कुराया, बोला, मैंने कुछ नहीं देखा। पर लड़की घबरा गई और बोली, झूठ बोल रहे हो। लड़का और ज्यादा मुस्कुराया और बोला, तो तुमने पकड़ लिया मुझे। जब वो किचन चला गया, नाहू ने कपड़े पहनना शुरू कर दिए। उसने वो जंपर निकाला जो उसने दिया था, पर तभी वो रुक गई। उसे याद आया कि उसका एक्स हस्बैंड भी एक बार बोला था कि वो ग्रेट कुक है, और उसने लगभग पूरी किचन जला दी थी। वो फौरन किचन की तरफ भागी, ये देखने कि सब ठीक है या नहीं। वो दौड़कर बाउम ताइहा के पास गई जो स्टोव के पास खड़ा था, और घबराई हुई बोली कि क्या उसे पता है स्टोव कैसे इस्तेमाल करना है, और वो उसे बताने लगी कि नमक कहाँ रखा है। लड़की ने बिना कुछ कहे उसे अपने कंधे पर उठा लिया, जैसे वो बहुत हल्की हो, और उसे कमरे में वापस ले आया। फिर उसे बेड पर बिठाया और कहा, बस आराम करो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बहुत टायर्ड लग रही हो। नाहू शर्मा गई। उसे लगा ये फनी है क्योंकि उसी की वजह से वो इतनी टायर्ड थी। फिर उसे थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि वो इतना केयर कर रहा है। वो खुद को रोक नहीं पाई और देखने चली गई कि वो किचन में क्या कर रहा है। उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और झांक कर देखा, और उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। लड़का उसकी छोटी किचन में बहुत बड़ा लग रहा था। उसकी चौड़ी पीठ हर हरकत के साथ हिल रही थी, और उसकी जीन्स उसकी कमर पर ढीली सी लटक रही थी। उसे देखकर लड़की का गला सूख गया। बाम ताइहा कॉन्फिडेंट नज़र से उसकी किचन में जो भी मिला उससे ब्रेकफास्ट बना रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि वो उसे पीछे से देख रही है। लड़की उसे ऐसे देख रही थी जैसे किसी जादू में खो गई हो। वो ये सोचकर क्यूरियस हो गई कि वो आखिर क्या पकाने वाला है। उसे खुद पता नहीं चला कि उसके होंठों से एक हल्की सी आह निकल गई। लड़के ने वो धीमी सी आंस सुनी और थोड़ा पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि लड़की दीवार के पीछे से उसे देख रही थी और क्लियरली उस नज़ारे का मजा ले रही थी। वो फिर पीछे मुड़ा, लेकिन लड़की तब तक छुप चुकी थी। वो मुस्कुराया, उसकी रिएक्शन से खुश होकर, और उसे थोड़ा और टीज करने की इच्छा लिए। नाहो दीवार के पीछे बैठी थी, अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर शर्म से जल रही थी। वो सोच रही थी कि वो पागल हो गई है जो ऐसे उसे झांक रही थी और उस पर फिदा हो रही थी। बाउम ताइहा अपने अपार्टमेंट में एक कुर्सी पर बैठा था, ध्यान से एक फोटो देख रहा था। हाँ, उसने गलत किया था। मौका देखकर धोखे से वो फोटो चुरा ली थी जब लड़की ने ध्यान नहीं दिया था।
लेकिन ये छोटी सी डिस्कवरी उसे उम्मीद दे रही थी कि शायद लड़की ने अब सच में अपने पास्ट रिलेशनशिप्स को पीछे छोड़ दिया है। ब्रेकफास्ट के बाद नाहोसो ने उससे कहा कि वो थोड़ा इंतजार करे जबकि वो शावर लेती है, और सख्त टोन में बोला कि कहीं मत जाना और स्पेशली बाथरूम में तो बिल्कुल मत आना। लड़का ओबीडियंटली फर्श पर बैठ गया। वो उंगलियों से फर्श पर टैप करने लगा जब तक उसे पानी की आवाज़ नहीं सुनाई दी। हल्की मुस्कान और गहरी सांस लेकर उसने सिर पीछे टेका और सोचा कि लड़की उस पर कितना भरोसा करती है। असल में उसका कोई इरादा शांति से बैठने का नहीं था। उसने यकीन कर लिया कि लड़की शावर में व्यस्त है और फिर वो उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में पहुंचकर बाउम तायहा ने चारों ओर देखना शुरू कर दिया। वो क्यूरियस था कि लड़की क्या छुपा रही है और क्या उसके एक्स हस्बैंड की कोई निशानी अब भी यहाँ बची है। उसने मेथडिकली हर कबर्ड और हर शेल्फ खोला, लड़की के सामान को ध्यान से देखते हुए। एक शेल्फ पर उसे लॉन्जरे मिली। उसने एक रेड लेस सेट निकाला और मुस्कुराया। वो वही लॉन्जरे थी जो उसने गलती से उसे क्रिसमस गिफ्ट समझकर दे दी थी। वो मन ही मन सोचने लगा कि काश अगली बार वो उसे पहने हुए देखे। फिर लड़का हॉलवे में गया और देखा कि वहाँ भी कुछ नहीं बचा था। वो ठहर गया और सोचा कि सच में इस अपार्टमेंट में अब किसी का कोई निशान नहीं बचा था जिसने कभी उसकी जिंदगी में जगह ली थी। लगता था लड़की ने सब कुछ मिटा दिया था, और ये सोचकर वो अंदर से खुश हुआ। फिर जब वो अपार्टमेंट से बाहर निकला तो दरवाजे के पास रखे ट्रैश बैग के बगल में उसे एक बंडल दिखी जिसमें पुराने सामान थे। वो झुककर उसके अंदर झांकने लगा। लड़की को तो पता नहीं था उस वक्त, लेकिन जब वो उन पुरानी चीज़ों को देख रहा था जिन्हें उसने खुद अपने हाथों से फेंक दिया था, तो बाउम तायहा के भीतर एक अजीब सी झंझनाहट हुई और उसे हल्की सी चक्कर जैसी महसूस हुई। वो मुस्कुराया जब उसने लड़की और उसके घटिया एक्स हस्बैंड की पुरानी फोटो देखी। उसे तसल्ली मिली कि अब वो फोटो बस एक दूर की याद बन चुकी है, उसके पास्ट का वो हिस्सा जो अब उस पर या उस लड़के पर कोई असर नहीं रखता। उसने फोटो को एक तरफ फेंका और एक पुराना फ्लिप फोन उठाया। वो बंद था, लेकिन उसे यकीन था कि लड़की ने सब कुछ डिलीट कर दिया होगा उसे फेंकने से पहले। फिर वो ठिठक गया। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या देखा है। उसे लगा शायद वो गलत समझ रहा है। उसने बंडल में से एक अल्ट्रासाउंड फोटो निकाली। उसका दिल एक पल को रुक गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि नाहो का कभी कोई बच्चा भी हो सकता है। अब वो वहां बैठा उस फोटो को बिना पलक झपकाए देख रहा था, गहरी सोच में डूबा हुआ। अगर लड़की ने ऐसी चीज फेंक दी थी तो इसका मतलब था कि वो पूरी तरह और बेझिझक अपने पास्ट से आगे बढ़ चुकी है। उसने गला सूखते हुए निगला और सोचने लगा कि उसने अपने अतीत में कितना कुछ झेला होगा। अचानक उसे एलजे की आवाज़ सुनाई दी जो उसके बुलाने पर वहां आ गया था, तो उसने जल्दी से वो फोटो उलट दी। वो बोला कि बॉडीगार्ड तो काफ़ी जल्दी आ गया। फिर उसने अपने ग्लास से एक सिप लिया। लीजे ने उसे गौर से देखा और हैरान हुआ। सोचा कि आज तो ये आदमी कुछ ज्यादा ही खुश और रिलैक्स्ड लग रहा है। वो मन ही मन उस औरत के लिए थोड़ा दुखी हुआ, क्योंकि उसे अंदाजा था कि उसने उसे कितना धोखा दिया होगा जो अब इतनी सैटिस्फैक्शन से मुस्कुरा रहा है। बाम तायहा ने उससे कहा कि चलो प्ले करते हैं। लीजे ने पूछा कि क्या प्ले करेंगे, पर बाम तायहा मुस्कुराया और बोला, नहीं, आज मोनोपोली खेलेंगे। लीजे को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे इस मुस्कान के पीछे कुछ बहुत अनसेटलिंग था। बॉडीगार्ड थोड़ा टेंस हो गया और बोला कि वो किसी ऐसे इंसान के साथ मोनोपोली नहीं खेलना चाहेगा जो असल जिंदगी में अगर चाहे तो अपने ससुराल और दूर के रिश्तेदारों तक को भी बैंकरप्ट कर सकता है। उसने जोड़ा कि यंग मास्टर तो वैसे भी ऐसे जीते हैं जैसे रियल लाइफ ही कोई गेम हो। आखिरकार लीजे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और उसे खेलना ही पड़ा। अचानक उसने गौर से अपने यंग मास्टर को देखा और महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो ध्यान से देखता रहा। उसकी हर हरकत अब पहले जैसी कॉन्फिडेंट नहीं लग रही थी। पहले तो वो ऐसे चलता था जैसे दुनिया उसी की हो, लेकिन अब कुछ बदला हुआ सा था, जैसे भीतर कुछ हिल गया हो। एक और राउंड हारने के बाद बाम तायहा ने नज़र उठाई और लीजे की तरफ देखा, जो सोच रहा था कि आज उसका मास्टर इतना अनलकी क्यों है। अचानक बॉडीगार्ड के मन में एक वाइल्ड थॉट आया, क्या वाकई उसके मास्टर ने उस आंटी के साथ कुछ हासिल कर लिया है? फिर उसने तुरंत सिर हिलाया, अपना चेहरा ढक लिया और खुद को याद दिलाया कि उसे ऐसे प्राइवेट मैटर्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए। दखल देना तो दूर की बात है। नाहू एक नए जोश के साथ खुशी खुशी अपने छोटे से रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। उसे वो सुबह याद आई जो उसने बाम तायहा के साथ बिताई थी। ब्रेकफास्ट के बाद लड़की ने कहा कि वो बर्तन धो देगी, लेकिन लड़के ने रोक लिया और बोला कि मैं कर लूँगा, क्योंकि उसे हाउस होल्ड चोर्स अच्छे से आते हैं। वो उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहता था,
वो ईमानदारी से मुस्कुराया और इस बात का मजा लिया कि वो उसकी केयर कर पा रहा था। लड़की ने हल्की सी अजीब मुस्कान दी और सोचा कि असल में उसने राइस थोड़ा ज्यादा पका दिया था और कुछ जल भी गया था, पर वो उसकी डिसार्मिंग स्माइल के सामने कुछ कह नहीं पाई। वो सच में उसकी केयर से टच्ड हुई थी। अचानक नाहू की नज़र उस पैकेट पर पड़ी जिसमें पैसे थे, जो कल रात से ही फर्श पर पड़ा हुआ था। उसने निगलते हुए याद किया कि वो ये पैसे लेकर आया था। उसके मन में कड़वाहट सी उठी। वो सोचने लगी कि आखिर इतनी बड़ी रकम वो लाया कहाँ से। लड़की ने उसे पुकारा और घबराकर पूछा, ये पैसे कहाँ से आए हैं? वो उसकी ओर देखती रही, जवाब का इंतजार करती हुए। लड़का झुककर बोला, क्या तुम चाहती हो ये पैसे अपने पास रख लो? नाहू शर्म से लाल हो गई और बोली, ऑफ कोर्स नॉट, ये पैसे तुम्हारे हैं। उसने फिर पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं लेना चाहूंगी? किसी वजह से लड़का खुश हुआ उसके ये कहने पर। उसे अच्छा लगा कि वो लड़की मटीरियलिस्टिक नहीं थी। उसके लिए सबसे ज़रूरी ये था कि वो उसे उसी के लिए चाहती है, ना कि उसकी वेल्थ या स्टेटस के लिए। वो मुस्कुराया और थोड़ा गिल्टी सा चेहरा बनाकर बोला, असल में ये पैसे रियल नहीं हैं, मूवी प्रॉप्स हैं। लड़की ने उसे गुस्से भरी नज़र से देखा और बोली, मुझे पहले से शक था। उसने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम मुझे इम्प्रेस करना चाहते थे? वो थोड़ा अपोलोजेटिक मुस्कुराया और बोला, सॉरी, मुझे लगा अगर मैं ऐसा ना करता तो शायद तुम मुझसे फिर मिलना नहीं चाहोगी। उसकी आवाज़ में हल्की सी मौकरी थी, क्योंकि यही बात पहले लड़की ने उससे कही थी। नाहू बर्तन पकड़े हुए वहीं रुक गई। ये सच में उसके अपने शब्द थे। वो सोचने लगी कि जब उसने वो कहा था तब उसे कैसा लगा होगा। उसने मुंह फेर लिया ताकि वो उसके शर्म से लाल चेहरा ना देख पाए। लड़की को एहसास हुआ कि उसने उसे झूठ में पकड़ लिया है। अजीब बात ये थी कि वो जब आसपास नहीं भी होता था तो भी उसकी आवाज़ उसके कानों में गूंजती रहती थी। उसकी हल्की सी हंसी जैसे उसके दिल को गुदगुदाती रहती थी। पिछली रात की शर्मिंदगी के बावजूद वो उसके साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रही थी, जैसे वो किसी लंबे सफ़र के बाद घर लौट आई हो। नाहू के शरीर में अब भी हल्का एक था, एक याद के रूप में जो रात उन्होंने साथ बिताई थी। अचानक उसकी एक सहकर्मी उसके पास आई, मुस्कुराई और पूछा, क्या आज कुछ अच्छा हुआ है? नाहू हैरानी से उसे देखने लगी तो सहकर्मी बोली, तुम आज बहुत खुश लग रही हो, जैसे अंदर से ग्लो कर रही हो। वो उसके पास झुककर हंसते हुए बोली, कहीं कुछ मीठा तो नहीं खा लिया? लड़की तुरंत लाल हो गई, समझ नहीं पाई क्या जवाब दे। वो हड़बड़ाकर बोली, नहीं नहीं, कुछ नहीं किया ऐसा। असल में वो खुद भी हल्की और खुश महसूस कर रही थी, पर उसे नहीं लगा था कि ये इतना साफ दिखेगा। सहकर्मी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, जो भी हो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो आज। ये हैप्पीनेस तुम पे सूट कर रही है। हाल ही में उसने नोटिस किया था कि नाहू थोड़ी उदास रहती है, तो उसे अच्छा लगा कि अब वो ठीक है। उसे लगा कि शायद लड़की उस दिन के ड्रंक गेस्ट्स वाले इंसिडेंट से अपसेट थी, लेकिन आमतौर पर वो ज्यादा देर तक किसी बात को लेकर परेशान नहीं रहती थी। नाहू जिया को याद आया कि हाल ही में रेस्टोरेंट में ट्रबल मेकर्स काफ़ी कम हो गए हैं और काम पहले से आसान लगने लगा है। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये सब बियामा की वजह से हुआ था। वो और लीजे दोनों ने मिलकर उन सबको सबक सिखाया था, जो कभी उसे तंग करते थे या किसी कमज़ोर के साथ बदतमीजी करते थे। अब ऐसा लग रहा था जैसे सबने किसी एंगर कंट्रोल मेडिसिन खा ली हो। हर कोई पोलाइट और काम हो गया था और प्रॉब्लमैटिक क्लाइंट्स की गिनती अब ऑलमोस्ट ज़ीरो थी। बाउम तायहा पूरी तरह सैटिस्फाइड था। अब कोई भी उसकी औरत को परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था। उसे ये पसंद था कि उसने ये सब उसके पीछे से किया, ताकि वो महसूस करे कि ज़िंदगी में भले कुछ दिन गंदे हों, लेकिन उनके बाद हमेशा अच्छे दिन आते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज के वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और वीडियो को लाइक भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।